नमस्कार बच्चों। चलिए आज क्लास 10th विषय हिंदी गद्य खंड का 5वां चैप्टर एक कहानी यह भी, जिसको हम कल पढ़ रहे थे, इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था। आज चलिए हम दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। पहले पार्ट में आपने सुना था कि लेखिका मन्नू भंडारी जी ने अपने माता पिता की विशेषताओं को बताया कि वो कहाँ रहते थे, ठीक है कि नहीं। अब कहाँ पर निवास है, उनका स्वभाव कैसा था, किस प्रकृति के पिताजी हो गए, माताजी कैसी थी, बिल्कुल सीधी सादी, बेपढ़ी लिखी, हम पर प्यार लुटाने वाली, सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, कैसे शक्की स्वभाव के हमारे पिताजी हो गए थे। ये पूरी माता और पिताजी के बारे में पूरा वर्णन आपने कल वीडियो में सुना था। चलिए अब लेखिका आगे लिखती हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। अब मैं चलिए अपने बारे में बताती हूँ, अपने भाई बहनों के बारे में। लेखिका कह रही मन्नू भंडारी जी कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं कैसी थी। हम लोग 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय, जब हमारी सबसे बड़ी बहन थी जो हमारी, उसकी शादी जब हुई थी, उसकी शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। जब हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी उस समय हमारी उम्र 7 वर्ष की थी। और उसकी एक धुंधली सी याद, हल्की सी याद मेरे मन में है। हल्की हल्की याद है उस शादी की, हमारी बहन की शादी की जब हुई थी, बड़ी बहन की शादी, उसकी हल्की याद मेरे मन में है, धुंधली सी याद। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी जो बहन है हमारी, 2 साल बड़ी हमसे जो है, सुशीला, और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। हमसे जो 2 साल बड़ी हमारी बहन थी सुशीला, बड़ी बहन की तो शादी काफ़ी पहले हो गई थी, जब हमारी उम्र 7 वर्ष की ही थी। लेकिन जो हमसे बड़ी बहन थी जिसका नाम था सुशीला, तो सुशीला ने और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल, जैसे लड़कियां खेला करती हैं छोटे में बचपन में, तो वो सारे खेल खेले, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में कभी कभी गुड्डे और गुड़ियों का ब्याह भी रचाया। ऐसे तरह तरह के खेल हम लोग बचपन में खेला करते थे। ब्याह रचाया पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। हमारी मोहल्ले में सहेलियां थीं, हम दोनों बहनें हो गए, हमारी सहेलियां मोहल्ले की आ गई, तो गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने वाला खेल भी खेला करते थे हम लोग। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ, जो लड़के थे हमारी उम्र के, अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंगबाजी भी की, पतंग भी उड़ाई हमने लड़कों के साथ में, और कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, मांझा बनाया घर में, पतंग उड़ाई। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। ये अगर खेल खेलना है, जैसे गिल्ली डंडा खेलना है, पतंग उड़ाना है, और भी कोई खेल खेलना है, तो इन सब का दायरा कहाँ रहता था? घर के बाहर, ठीक है कि नहीं, घर के बाहर ही अधिक रहता था। और हमारी सीमा थी घर। ये सब खेल जैसे गिल्ली डंडा इत्यादि है, ये घर में तो नहीं खेले जा सकते, बाहर ही। लेकिन हम लोग अधिकतर घर में ही रहते थे, हमारी सीमा अधिकतर घर में ही थी। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में, उस समय की बात, जिस समय के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ये, उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, ठीक है कि नहीं। घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी कि बस ये हमारा घर है, इतने तक ही हमारा दायरा है। उस घर की सीमाएं, उस घर का दायरा पास पड़ोस मोहल्ले तक फैला रहता था। सब में सबके साथ प्रेम का व्यवहार रहता था, एक दूसरे के घर लोग आते जाते थे, है ना। तो यही बताया कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। हम किसी के घर में खेलने के लिए चले जाते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, सबको हम अपना समझते थे। तो यही बताया लेखिका ने कि किसी के घर भी जाकर के हम लोग खेलते थे, बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा थे, हमारे परिवार के ही सदस्य थे, रिश्तेदार ही थी। कई ऐसे मोहल्ले के लोग थे जिनको हम बिल्कुल परिवार की तरह मानते थे, तो बिल्कुल परिवार के ही हिस्सा कई घर बन गए थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में
आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। अब लेखिका उस जमाने की बात याद करती हैं और आज के समय की, आज की स्थिति की बात को याद करती हैं। लेखिका कहती है कि उस समय सारे घर एक थे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, सबको हम अपना समझते थे, सबको एक परिवार की भांति देखते थे। और आज हम जब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो फ्लैट में रहते हैं और वहाँ से नीचे अपने पड़ोस के मोहल्ले वालों के नाम तक पता नहीं रहते कि कौन है क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बस अपना काम किया, अपने काम से काम है, बस किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की कोई जानकारी नहीं कि हमारे नीचे कौन रहता है, हम ऊपर कौन रहता है, हमारे पड़ोस में अगल बगल में कौन रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इस पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना आज के समय में संकुचित बना दिया है, हम लोग असहाय हो गए और असुरक्षित बना दिया है। पहले कितनी सुरक्षा थी, ठीक है कि नहीं, सभी लोग सहायता के लिए दौड़ते थे, सबके दिल बड़े थे, एक दूसरे के सहयोग की भावनाएं लोगों के मन में थी। लेकिन आज बिल्कुल परिस्थिति अलग हो गई, विपरीत हो गई है। मेरी कम से कम 1 दर्जन, लेखिका बता रही है कि जब मैंने कहानियां लिखना शुरू की, लेखिका बन गई, तो मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों में, जो मैंने शुरुआत की, लगभग 10-12 कहानियां लिखी शुरुआत में। सबसे पहले जब मैंने लिखाई का कार्य शुरू किया तो 10-12 जो मैंने कहानियां लिखी, तो उन कहानियों, जो आरंभिक कहानियां थी, उनके पात्र इसी मोहल्ले के हैं, इसी मोहल्ले के जहां हमने बचपन गुजारा, जिनके साथ हम खेल खेला करते थे, है ना। तो उसी मोहल्ले के पात्रों को हमने अपनी कहानियों में पिरोया। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार करके, किशोरावस्था का समय मैंने गुजारा और अपनी युवावस्था का जहां पर मैंने आरंभ किया, वहां के मोहल्ले के ही कई पात्रों को मैंने अपनी कहानियों में लिया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र, सिर्फ 1-2 पात्र उन कहानियों में जो मैंने कहानियां निर्मित की, 1-2 पात्र मेरे परिवार का नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। 1-2 पात्र तो मैंने अपने परिवार के सदस्य ही ले लिए और बाकी को छोड़ करके सब मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, जिनके साथ हम खेल खेला करते थे, है ना, और भी कई लोग, उनको मैंने अपनी कहानियों में पिरोया। बस इनको देखते सुनते, बस इनको देखते और सुनते, इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, उन्हीं के साथ खेलती कूदती, उनको देखती हुई, उनसे शिक्षा ज्ञान प्राप्त करती हुई मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इन सब की छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। कैसे? इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी कितना समय व्यतीत हो गया, मैं बचपन में कैसे खेलती थी, आज बड़ी हो गई हूँ, लेखिका बन गई हूँ, लिख रही हूँ, तो बहुत अंतराल हो गया है समय में, काफ़ी अंतर हो गया है, काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। लेकिन जब मैं कहानी लिखती हूँ तो उनकी भाव भंगिमा की, वो कैसे थे, कैसे स्वभाव के थे, उनकी भाव भंगिमा, उन व्यक्तियों की भाषा जिनको मैंने कहानी में पिरोया, किसी को भी धुंधला नहीं किया है। जब उनको याद करती हूँ तो एकदम उन सब का चेहरा, उन सब के क्रियाकलाप मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। किसी को मैंने धुंधला नहीं होने दिया और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए और मेरी कहानी में आते चले गए। उसी समय जब मैं पुराने समय को याद करती हूँ, कहानी के लिए लिखने के लिए बैठती हूँ, तो उसी समय के दा साहब एक थे, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। यह मेरे लिए, अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था और एक सुखद आश्चर्य का। यानी कि हम लोग जब बच्चे खेल खेला करते थे, लड़कियां सब इकट्ठा होकर के गुड्डे गुड़ियों की शादियां करवाया करते थे, ठीक है कि नहीं। और शादियों में जैसे कि पंगत बैठती है, भोजन लोग कराते हैं, तो साधारण सा भोजन हम लोग इकट्ठा कर लेते थे और कहते कि हमारी गुड़िया की शादी है, दूसरा पक्ष कहता हमारे गुड्डे की शादी है, चलिए हम शादियां करा रहे हैं, इसमें हम भोज भी देंगे। थोड़ी बहुत जो खाने की सामग्री इकट्ठा कर ली, तो उस समय हमारे इन खेलों को देख करके जो दा साहब थे वो आकर के हमारी पंगत में बैठ जाया करते थे भोज करने के लिए। तो आज जब मैं कहानी लिखती हूँ, ये सब क्रियाकलाप मैं अपनी कहानियों में डालती हूँ, तो इतने वर्ष बाद महाभोज में वो दा साहब कैसे जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था और एक सुखद आश्चर्य का। कितना सुखमय समय था वो जो व्यतीत हो गया।
चलिए आगे लेखिका मन्नू भंडारी जी लिखती हैं, उस समय तक हमारे परिवार में, लेखिका कह रही कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। अगर लड़की की शादी करवाना है तो एक आयु थी, 16 साल के बाद शादी होगी लड़की की। लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए थी पहले? 16 वर्ष, ठीक। और शिक्षा कम से कम होनी चाहिए थी मैट्रिक पास, मैट्रिक होनी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल तक उसकी वो पढ़ाई होनी चाहिए। सन 44 की बात लिख रही हैं अब मन्नू भंडारी जी कि सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की। सुशीला जो हमसे 2 साल बड़ी बहन थी, उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और शादी करके, उसकी शादी भी पिताजी ने कर ली जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हो गई। तो शादी करके वह कलकत्ता चली गई अपने पति के साथ। वो कहाँ चली गई? कलकत्ता। दोनों बड़े भाई भी हमसे, जो 2 बड़े भाई थे, सुशीला हमसे 2 साल बड़ी थी, 2 भाई भी हमसे बड़े थे, ठीक है कि नहीं? 3 और 1 बड़ी बहन की शादी तो पहले ही हो गई थी और मैं 5वें नंबर की थी। तो जो 2 बड़े हमसे भाई थे वो भी अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, जहाँ तक विद्यालय घर में थे, शहर में थे हमारे, वहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर ली और ट्रेनिंग करने के लिए और आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे दोनों बड़े भाई भी बाहर चले गए, बड़े शहरों में चले गए, महानगरों में चले गए। जब इन लोगों की छत्र छाया हटी, यानी कि हमारी दोनों बहनों की शादी हो गई, दोनों भाई पढ़ाई करने के लिए चले गए बाहर। जब सभी चले गए तो अब घर में कौन रही? मैं सबसे छोटी थी, मैं ही घर में बची और हमारे माता पिता। तो इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही, जहां से मेरे सभी भाई बहन अलग हुए, चले गए, तो इनके हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि अब कोई नहीं है, अब तो सिर्फ मैं हूं इस घर में, ठीक है ना? तो पिताजी का, पहले 5 भाई बहन रहते थे तो पिताजी का सब पर ध्यान था, इस पर थोड़ी कम था। जब सभी भाई बहन बाहर चले गए, बहनों की शादियां हो गई, भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अब मुझ पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ कि ये लड़की बची है, अब इसको देखना है। पहली बार उनका ध्यान मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ कुशल गृहिणी के और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नए नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। देखिए, शुरुआत से ये इच्छा रहती है माता पिता की कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ घर गृहस्थी के कामों में भी वो लड़की दक्ष हो जाए, कुशल हो जाए, ठीक है ना? तो लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी की अच्छी तरह से हम घर कैसे चलाएं, कुशल पाक शास्त्री भोजन बनाने की कला उसके अंदर कैसे आ जाए, ये सारी घर को चलाने की कला उसके अंदर आ जाए, भोजन बनाना सीख जाए, घर गृहस्थी चलाना सीख जाए ये लड़की, ये शिक्षाएं भी पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को दी जाती थी। तो जिस समय ये कार्य होता था कि पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को सुगढ़ गृहिणी बनाने के लिए और कुशल पाक शास्त्री बनाने के लिए नुस्खे जुटाए जाते थे, उनको सिखाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। लेकिन हमारे पिताजी क्या करते थे? इसके विपरीत कार्य। पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर रहूं, पढ़ाई करो तुम ठीक है, लेकिन रसोई से दूर रहो, तुम रसोई में नहीं जाना, तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं बनाना है, रसोई घर से तुम्हें दूर रहना है। क्यों ऐसा क्यों कहते थे हमारे पिताजी? रसोई को वे क्या कहते थे? भटियार खाना, कि ये रसोई है, ये भटियार खाना है। ये एक प्रश्न बनेगा आपके, हो सकता है बोर्ड के पेपर में आ जाए कि पिताजी रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? तो रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना, यानी कि अधिकांशतः अपना समय रसोई घर में व्यतीत करना, खाना इत्यादि बनाने में ही लगे रहना, अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था कि तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं कि आगे कुछ कर सकते हो, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पर, तो अपनी प्रतिभाओं को, अपनी योग्यताओं को भट्टी में मत झोंको, सिर्फ चूल्हे और चौके इत्यादि में मत झोंको उसको, अपनी प्रतिभाओं को। इसलिए पिताजी रसोई खाने को, रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। इसलिए कहते थे
कि उनका मानना ये था पिताजी का कि रसोई में ज़्यादा रहना, रसोई में जाना, अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं को भट्टी में झोंक देना है कि नहीं, इसलिए उसको भटियार खाना कहते थे वो। घर में आए दिन, अब लेखिका ने बताया था, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था आपको कि पिताजी कांग्रेस पार्टी के थे। तो जब पार्टी का कोई सदस्य होता है तो उसके यहाँ पार्टी के लोग बाग आकर के मीटिंग इत्यादि भी कभी कभी होती है, कभी कभी दूसरी पार्टियों की भी मीटिंग आयोजन होती थी इनके घर में। तो यही लेखिका ने बताया कि घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होकर के हमारे घर आ जाती थी, ठीक है कि नहीं, जिसमें कभी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इकट्ठी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस, इन सभी पार्टियों के लोग हमारे घर में आते रहते थे और जमकर बहसें होती थीं। वो अपनी पार्टी की विशेषताएं बताते थे, वो अपनी पार्टी की विशेषताएं बताते थे, अपनी खूबियां बताते थे, ये लोग अपनी खूबियां बताते थे। तो कई पार्टियां इकट्ठी होती थी, मीटिंग टाइप की हुआ करती थी और आपस में बहस होती थी सभी पार्टियों की। और बहस करना ये पिताजी का प्रिय शगल था, अच्छा लगता था पिताजी को बहस करना। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, यानी कि उनको अच्छा लगता था बहस में हिस्सा लेना। तो क्या करते थे, अब घर में सभी पार्टियों के सदस्य आ गए, बैठ गए, पिताजी भी बैठ गए बहस करने के लिए। लेकिन अगर घर में कोई सदस्य आते हैं तो जिसके घर में मीटिंग होती है उसका जिम्मा होता है कि चाय नाश्ते का इंतजाम वो व्यक्ति करे जिसके घर में कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या कहते, जब मीटिंग के लिए पार्टियां आ जाती बहस करने के लिए, तो चाय पानी या नाश्ता देने जाती में तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते, यानी कि माँ ने चाय नाश्ता तैयार कर दिया, कुछ मैंने भी तैयार कर लिया। तो जब मैं चाय नाश्ता देने के लिए उन पार्टियों के सदस्यों के पास जाती जहां पर बहसें हुआ करती थी, तो पिताजी क्या कहते, चल चाय नाश्ता यहीं रख दे, तू बैठ थोड़ी देर, सुन ये बहसें कैसी बहस होती हैं, सुन। ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, ये सारी बातें, सांसारिक ज्ञान मैं सीखूं, ठीक है कि नहीं, वहीं पर मैं बैठूं, सुनूं, मैं सुनूं उनकी बहस, उनकी बातें और जानूं, मुझे जानकारी प्राप्त हो कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है, देश में चारों तरफ क्या हो रहा है, इस सब बातों को मैं सुनूं, जानूं और समझूं, ठीक है ना। देश में हो भी कितना कुछ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था उस समय देश में, जब हमारे घर में मीटिंग इत्यादि हुआ करती थी, बहुत कुछ होता था। सन 42 के आंदोलन के बाद से 1942 का जब आंदोलन हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो इत्यादि, ठीक है कि नहीं, तो 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, सारे देशवासियों के हृदय में, उनकी नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह जैसे उबाल ले रहा हो कि कब हम अंग्रेजों को अपने देश से उखाड़ फेंकें, इनको भगाएं, ये विदेशी लोग हमारे देश पर रह करके राज्य कर रहे हैं, हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। तो जैसे खोल रहा था सारा देश सन 42 की बात। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। लेकिन पिताजी कहते थे कि यहाँ पर बैठो, इन बहसों में हिस्सा लो, बैठो, सुनो, समझो। लेकिन मेरी उम्र अभी उतनी समझने लायक नहीं थी कि मैं राजनीतिक पार्टियों की नीतियों को जान सकूं, उनको समझ सकूं कि ये क्या बहस कर रहे हैं, किसके बारे में बहस कर रहे हैं, उनके आपसी विरोधों के बारे में मैं समझ सकूं या उनमें कैसे मतभेद चल रहे हैं। इन सब बातों की मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से मेरा कभी जुड़ाव ही नहीं रहा है, इसलिए कोई मेरी समझ दूर दूर तक इसके बारे में नहीं थी। हाँ, इतना जरूर लेखिका कहती हैं कि क्रांतिकारियों, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने में लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। जब वहां बहसों में कभी कभी मैं ये सुना करती कि हमारे देश के इतने लोग अंग्रेजों से लड़े और इतने लोग लड़ते लड़ते अंग्रेजों को भगाते भगाते खुद शहीद हो गए, बलिदान हो गए, देश की बलिवेदी पर चढ़ गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, तो मन बहुत आक्रांत हो जाता था, थोड़ा गुस्सा सा आ जाता था कि अंग्रेज लोग क्यों नहीं भाग रहे हमारे देश से, आखिर कब तक हमारे देश में रहेंगे ये लोग। अब आगे लेखिका कहती हैं, सो 10वीं कक्षा तक, कक्षा 10वीं तक
आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। जब मैं कक्षा 10 तक पढ़ती रही, 8, 9, 10, तो कक्षा 10वीं तक यह आलम था मेरा, जब मैं कक्षा 10वीं तक पढ़ती थी, कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। ये पिताजी कहते थे कि बैठो, तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाती थी और वहां होने वाली बहसों को मैं भी सुनती थी। और बिना चुनाव किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ चुने, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। जो कानून की किताबें थीं, उन किताबों का अध्ययन करती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई भी करती रहती थी, उनकी बहसें भी सुनती थी। ये सारे क्रियाकलाप अब मैं एक साथ करती थी। लेकिन सन 45 में, जब 1945 का समय आ गया, 44 व्यतीत हो गया, सन 45 में जैसे ही मैंने 10वीं पास कर लिया, सन 44 में मैं 10वीं पढ़ती थी, सन 45 में कक्षा 10 मैंने उत्तीर्ण कर ली। तो जैसे ही मैंने सन 45 में 10वीं पास कर ली और मैं फर्स्ट ईयर में आई, फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ, यानी क्लास 11th में मेरा एडमिशन हुआ। तो जब मैं कॉलेज पहुंची, तो वहां जब मैं गई, तो हिंदी की प्राध्यापिका, जो हिंदी की लेक्चरर थी, हिंदी हमको पढ़ाया करती थी फर्स्ट ईयर में 11th में, जिनका नाम था शीला अग्रवाल, उनसे मेरा परिचय हुआ। शीला अग्रवाल जी से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककेहरा सीखा। कहां पर मैंने ककेहरा, छोटा बड़ा शुरुआती पढ़ाई, जहां पर मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई, उस विद्यालय का नाम था सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर मैंने ककेहरा सीखा। 1 साल पहले ही वो कॉलेज बना था, पहले कॉलेज नहीं था, 1 साल पहले ही वो कॉलेज बना था, यानी कि कक्षा 10 तक, 11, 12वीं तक वहां विद्यालय चलने लगा था। ठीक है कि नहीं, उसकी कक्षाएं बढ़ गई थी, प्रोन्नति उसकी हो गई थी। तो 1 वर्ष पहले ही कॉलेज वो बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी, जिनका वर्णन इन्होंने किया है शीला अग्रवाल जी का। तो उसी सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां से मैंने छोटा बड़ा पढ़ना, ABCD पढ़ना, गिनती पढ़ना, यानी ककेहरा मैंने जहां से सीखा था, 1 वर्ष पहले ही वो विद्यालय आज कॉलेज बन गया था। और शीला अग्रवाल इसी साल नियुक्त हुई थी हिंदी पढ़ाने के लिए, क्लास 11th और 12th के लिए। तो जब उनसे मेरा परिचय हुआ, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन कराया, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कराई। तो उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मेरा प्रवेश कराया, साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। यानी कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया कि सिर्फ मेरा लक्ष्य पढ़ाई करना अकेला ही नहीं, कि सिर्फ बस किताबी ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, सीख लिया, मुझे कक्षा पास करना है, इतने से नहीं, बल्कि चुनाव करके पढ़ने में बदला। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मेरा अध्ययन कराया। क्या करती थी, मुझे बहुत चाहती थी वो शीला अग्रवाल, मुझे चुन चुन करके किताबें दिया करती थी, एक में एक किताबें मुझको पढ़ने के लिए वो दिया करती थी, एक में एक बहुत बढ़िया लेखकों की किताबें मुझे दिया करती थी, चुन चुन करके वो मुझे पढ़ने के लिए किताबें देती थी। और जब मैं किताबों को पढ़ लेती, फिर वो क्या करती थी, उन किताबों पर बहस करती थी, बहस यानी उनके बारे में फिर मुझसे पूछा करती थी कि मैंने क्या पढ़ा, इससे हमने क्या सीखा, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है कि नहीं, तो किताबों पर बहस करती थी। तो 2 साल बीतते ना बीतते, 2 साल में उनके साथ रही, क्लास 11th में और क्लास 12th में मैंने उनसे हिंदी पढ़ना सीखा। तो इतने अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ाया, इतनी किताबें मुझे पढ़ने के लिए दी कि 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया यानी कि साहित्य के प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया, लगाव बढ़ गया साहित्य के प्रति। तो मैंने शरद चंद्र जी, जो महान लेखक हुए हैं, प्रेमचंद्र जी, है कि नहीं, इनसे बढ़कर के मैंने जैनेन्द्र जी के बारे में, अज्ञेय जी के बारे में, यशपाल जी के बारे में, भगवती चरण वर्मा के बारे में सब कुछ पढ़ डाला। इनकी कहानी, इनके लेख, इनके उपन्यास, है कि नहीं, उनका जीवन परिचय,
इन सारे महान महान लेखकों के बारे में, इनकी किताबों, इनकी पुस्तकों को मैंने पढ़ डाला। और फिर तो मेरा साहित्य के प्रति प्रेम फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया, जैसी अमरवेल फैलती चली जाती है, उसी तरीका से मेरा साहित्य प्रेम फैलता चला गया। तो बताइए, अगर पूछ दिया जाए कि साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? शीला अग्रवाल जी ने। तो साहित्य के प्रति प्रेम मेरा बढ़ता ही चला गया। उस समय लेखिका कह रही कि उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे, अच्छा जैनेन्द्र जी जिनके उपन्यासों को मैंने पढ़ा, लेकिन मेरी अभी उम्र इतनी समझ लायक नहीं थी। उनके लेखों को, उनकी कहानियों को, उनके उपन्यासों को मैंने पढ़ा तो, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह मेरी समझ में अभी नहीं आ पाया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया। जैनेन्द्र जी ने जो अपने उपन्यास लिखे, बहुत ही सहज सरल भाषा में अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए, ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छी शैली में उन्होंने लिखा, जिसके प्रति मैं बहुत आकृष्ट हो गई, जिसके प्रति मैं बहुत आकर्षित हो गई। सुनीता उपन्यास, एक उनका उपन्यास था सुनीता नाम का, ये उपन्यास था। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा साहित्य के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया कि जैसे ये लेखक लोग, ये रचनाकार लोग ये कार्य कर सकते हैं, तो क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यानी कि शीला अग्रवाल जी ने साहित्य के प्रति प्रेम उनका बढ़ा दिया। अज्ञे जी का, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जिनका पूरा नाम था, तो ये भी एक महान लेखक उपन्यासकार हुए हैं। तो अज्ञे जी का हमने फिर एक उपन्यास उठाया जिसका नाम था शेखर एक जीवनी। अज्ञे जी का जो उपन्यास था शेखर एक जीवनी, उसको भी मैंने पढ़ डाला, पूरा पढ़ लिया। लेकिन पढ़ा जरूर मैंने उस उपन्यास को, शेखर एक जीवनी को पढ़ा, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। इतनी समझने की मेरी क्षमता नहीं थी कि एक बार में मैं उस उपन्यास के बारे में सब कुछ समझ जाऊं, है कि नहीं। तो मैंने पढ़ा जरूर शेखर एक जीवनी, लेकिन वो मेरी समझ के दायरे से बाहर था, पूरी तरीका से अच्छी तरह से वह मेरी समझ में आया नहीं, ये लेखिका ने बताया। अब कुछ वर्षों के बाद, कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा, एक और उपन्यास पढ़ा मैंने जिसका नाम था नदी के द्वीप। इस उपन्यास को पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा, इस कदर प्रभावित किया, आकर्षित किया, इस कदर मेरे मन को बांध दिया कि उसी झोंक में शेखर एक जीवनी को मैं फिर से पढ़ गई। जो अज्ञे जी का जो एक उपन्यास था, जो मैंने पहले पढ़ लिया था, जो पहले पढ़ने में समझ में नहीं आया था, ठीक है कि नहीं, तो उसको मैं दोबारा एक बार पढ़ गई। इतना आकर्षित मुझे उस उपन्यास ने किया, दोबारा पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। अब मैंने उस शेखर एक जीवनी को समझ समझ के बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़ा और अध्ययन किया। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था, मूल्यों के मंथन का युग। हमें अपने विचारों का मंथन करना है कि हम कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मंथन का युग था। पाप पुण्य, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें पाप की तरफ बढ़ना चाहिए कि पुण्य की तरफ बढ़ना चाहिए, पाप पुण्य में अंतर। नैतिक अनैतिक, नीति क्या है, अनीति क्या है, हमको नीति का आचरण करना चाहिए या अनीति का आचरण करना चाहिए। सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। उस समय मंथन जब चल रहा था, पाप पुण्य कोई भेदभाव नहीं रहा, ठीक है कि नहीं, नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई जो धारणाएं थी उनके आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग गया, ठीक है, वो ध्वस्त भी हो रहे थे, ध्वस्त भी उनको किया जा रहा था। इसी संदर्भ में मैंने जैनेन्द्र का, जैनेन्द्र जी जो एक लेखक हो गए, उनका त्यागपत्र पढ़ डाला। उनकी एक रचना है त्यागपत्र, उसको मैंने पढ़ डाला। और भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा। भगवती बाबू का मैंने कौन सा लेख पढ़ा, चित्रलेखा। और शीला अग्रवाल, जब इन सभी लेखकों के बारे में मैंने, इनके उपन्यास, इनके लेखों के बारे में मैंने पढ़ा, तब शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए
उस उम्र में जितना समझ सकती थी, मेरी जितनी उम्र समझने लायक थी इन लेखकों के बारे में, ठीक है, तो मैंने पहले लेख पढ़े, उपन्यासों को पढ़ा, फिर शीला अग्रवाल के साथ बहसें की, क्योंकि ये सारे उपन्यास मुझे शीला अग्रवाल जी ने ही, जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, उन्होंने ही मुझे प्रदान किए थे। तो मैंने पढ़ डाले और फिर उनसे बहसें की, उनने प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दी, जो समझ में नहीं आया मैंने अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जैसी बहस करके समझने का प्रयास किया। और उस समय, उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा, जितना भी मुझे समझ में आया मैंने समझ लिया। तो कहने का आशय यह है कि कुछ राजनीति के ऊपर, ठीक है कि नहीं, राजनीति पर जोर देने के लिए पिताजी ने बहस करने के लिए बिठलवाया, तो राजनीति के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम जागृत पिताजी ने करवाया, और जो मैं लेखिका बन गई, साहित्य प्रेमी बन गई, इसका विशेष श्रेय जाता है हमारी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी के ऊपर, जो हमें हिंदी पढ़ाती थी, वो कई नए नए उपन्यास, नई नई पुस्तकें देती थी, जिनको पढ़ करके मेरा प्रेम साहित्य के प्रति बढ़ गया। अब आगे क्या होता है, आगे क्या लिखती हैं ये मन्नू भंडारी जी, पाठ का समापन कैसे होगा, ये अब हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ये एक कहानी यह भी का सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट कल बताएंगे, और कल इसके क्वेश्चन आंसर भी महत्वपूर्ण हम बता देंगे। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।